बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज़ में खुश आमदीद नाज़रीन। वक़ार बक और हमारे बहुत ही करीबी सहाफ़ी फ़खरुर रहमान, उनके दरमियान बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू हुआ है। फ़खरुर रहमान ने आज दिल खोल के जो बातें की हैं और मरियम नवाज़ के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हैं, उनका पूरा पोल खोल दिया है। तो बगैर बिना टाइम ज़ाय किए आइए बढ़ते हैं फ़खरुर रहमान और वक़ार बका के इस पे दिलचस्प और हौलनाक इंकशाफात से भरपूर इंटरव्यू की तरफ। में ला के इदारा इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया, ठीक है, कि ये कर्नल जनरल के नारे, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरियम नवाज ने फैसलाबाद में सबसे पहले नारा दिया था, ठीक है, इसका तो वो कभी ऑनरशिप नहीं लेती। तो पता नहीं भाई आप कर क्या रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वैशी दरिंदो जंगल का कानून, ठीक है ना। और यार तुम इतने बड़े शेर के बच्चे हो तो तुम आओ निहत्ते होकर अवाम के सामने, अवाम के पैसे से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, उसके टैक्स मनी से आपको तनख्वाह मिलती है, आप उसके टैक्स मनी से आपको पेंशन, यूनिफॉर्म, हर चीज मिलती है, असला मिलता है। वही असला उठा के आप अपनी आवाम के ऊपर तान के खड़े हो गए हैं। वो शर्म से कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, ठीक है ना। आप आज तो कुछ शर्म हया कर लें। अवाम के लोगों को, अवाम के पसंद करदा मुंतखब लोगों को अगर आप दहशत गर्दों की तरह ट्रीट करेंगे, इसका मतलब है आप पूरी आवाम को दहशत गर्द समझ रहे हैं। तो फिर तो आवाम आपको डाकू जो कहेगी, और आपको कहेगी कि आप बदमाश हैं बहुत बड़े। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज हाफी फखरुर रहमान सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फखरुर रहमान साहब, पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ था, एक पेज पर थे, आज लिस्टें बन रही हैं सर करप्शन की। कहा जा रहा है कि किसी को माफ नहीं करेंगे। बहुत से हल्के इस पर तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं जी ब्लैकमेलिंग है, ये अपनी शराइत बनवा रहे हैं या ये वो। पर सर तब्दीली तो आई ना। अच्छा देखिए, ये बहुत सारे लोगों के लिए नाकाबिल यकीन बात है। उसकी वजह यह है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए 9 अप्रैल में चले जाएं, और 9 अप्रैल 2022 में बात कर रहा हूँ, जब इमरान खान वजीर आजम थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, और एक साइफर आया था, और उस साइफर की बुनियाद पर एक तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी। और फिर जब इमरान खान ने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट आधी रात को बैठी और उनका ये एक्शन जो था कालादम कर दिया गया था। बावजूद इसके कि जो सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक पार्लिमानी कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती थी। लेकिन शहबाज शरीफ इतने ज़्यादा उस वक़्त बेसब्रे थे, उनके ऊपर नैब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से फर्द जुर्म आयद होनी थी, और जिस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वजीर आजम बन गए थे। और ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सो कॉल्ड जो बनी थी, PDM-1, उसके 16 महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो, या कोई भी दीगर जो भी इत्तेहादी जमातें थी, सब ने मिलकर अपने अपने करप्शन के जो मुकदमात थे, नैब तरमीम की, और उनको ख़त्म किया। फिर उसके बाद इलेक्शन पर आप देखें, जब पिछले साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, तो अवाम ने जो मैंडेट दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। और ये जो चोर डाकू का निज़ाम था, जिन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और की हुई थी, इनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाके बिठा दिया गया। और सहूलतकारी किसकी थी? ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट की थी। और एस्टेब्लिशमेंट जब से इनको लेकर आई है, तो ओके, आप ज़रा देख लें, अगर किसी शख्स की रेपुटेशन, क्या उसके साथ कोई मिलकर सरमायाकारी करता है, तो आपके सामने है।
खताए गुर्बत से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अवाम 44% नीचे चली गई है, जबकि ये 50% से ज्यादा का एक फिगर है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी का आधा हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे है। 22% लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। ट्रेड डेफिसिट देख लें, सरमायाकारी का आलम देख लें, ये सब तबाही जो है। और उसके बाद और तो और पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी आईएमएफ के पास चली गई है, वो आपका नेशनल बजट बना रहे हैं। और फिर आप जो हैं वो मुल्क की 25 करोड़ की आवाम को पता ही नहीं है, और आप अमेरिका जैसी ताकत के साथ जाकर एक बंदा जाता है मुआहदे करके आ जाता है। और आज आप कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया था, उस जो सरमायाकारी के लिए था उसमें सरमायाकारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अरबों रुपए की जो है ना वो करप्शन सामने आ रही है। और हुकूमत मौजूदा जो निज़ाम जाली निज़ाम है इसको जो लाने वाले हैं उन्होंने फरिश्ते तैयार कर ली हैं। मेरे ख्याल में ये जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना पेट्रोनाइजेशन, ये पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, जेयूआई हो या एमक्यूएम हो, ये जुडिशरी हो या सियासतदान हो या कारोबारी शख्सियात हो, इन सब के ऊपर हाथ जो है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने रखा है। आज आप पुलिस की करप्शन की दास्तानें सिंध से उठा लें, पंजाब में आ जाएं, केपीके में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, आप जिधर चले जाएं, आपको लगता ही नहीं है कि ये किसी सिविलाइज कंट्री की कोई फोर्स है। किस तरह खवातीन को बालों से पकड़ के वो खींच रहे होते हैं, किस तरह सरेआम उनकी वीडियोज आ रही हैं और रिश्वत मांग रहे हैं, और फिर वो करप्शन नजर नहीं आ रही है। और आप कहते हैं जनाब कि हमने फरिश्ते तैयार कर लिए। भाई वो जो बंदा जिसको आपने 2 साल से अडियाला जेल में डाला हुआ है, जिसके खिलाफ आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वजीर दाखिला बुरहान की सिक्योरिटी के ऊपर कहता है एसएचओ की मार है। वजीर दिफा मुल्क से जो लोग फरार हो रहे हैं एयरपोर्ट से और अपना सरमाया लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर बयान जो है वो वजीर दिफा का आ रहा है। व्हाट अ कंट्री मिस्टर वकार बगा, व्हाट अ कंट्री। फखरुर रहमान साहब, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि एक तरफ ख्वाजा आसफ साहब की स्टेटमेंट्स आती हैं, वो कह रहे हैं जी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज ली जा रही हैं, दूसरी तरफ करप्शन की लिस्टें बन रही हैं, तीसरी तरफ मरियम नवाज कह रही हैं शायद पाकिस्तान में पंजाब दुनिया की बेहतरीन एक सूरत हाल अपना चुका है, सुथरा पंजाब। फिर वो हवा में जो आलूदगी है उसे खत्म करने के लिए मशीनें, बुलेट ट्रेनें और पता नहीं क्या क्या चलाया जा रहा है पंजाब में। इस सारे सिनेरियो में एक्चुअल हालात क्या हैं? नहीं तो आप आपको अभी रिसेंट रिपोर्ट नहीं आई थी 10 खरब रुपए की करप्शन की पंजाब में? वो किधर गया मामला? ठीक है, ये आज जो बैठ के मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि सारे वसाइल इनके पास हैं, सब कुछ इनके पास है। ठीक है, वो घरों की तामीर के लिए कर्जे दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, अच्छी बात है। और भाई बात ये है कि ये पैसा अवाम के टैक्स मनी है ना। जिस दिन मरियम नवाज अपने वालिद साहब की कमाई का हिस्सा जो है वो अवाम के ऊपर खर्च करेंगी, उनके लिए अस्पताल, उनके लिए घर बनाएंगी या उनके लिए सड़कें बनाएंगी उस पैसे से, तो फिर तो हम मानेंगे कि अच्छा जी बड़ा अच्छा है आपका इश्तिहार है। एक मैं खुद लगा दूंगा इश्तिहार के जी बड़ा नेकी का काम किया। तो यार टैक्स का, अवामी टैक्स का पैसा अवाम को दे के और उसके बाद अपनी तस्वीर लगा के कहते हैं ये देखिए जी आपने कौन सा एहसान कर दिया है। आप मुझे एक बात बताएं, आप इस मुल्क में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इस मुल्क में सरमायाकारी कैसे लेकर आएंगे? वही जो ब्यूरोक्रेसी जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं, अगर वही मुल्क छोड़कर अपना सरमाया पैसा लेकर जमा पूंजी लेकर मुल्क से बाहर जाके किसी दूसरे मुल्क में बैठते हैं, तो बाहर वाला सरमायाकार तो पूछेगा कि अच्छा ये तो इधर आ रहे हैं उनका ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना। तो अभी देखें, अभी टेस्ट केस है, देखते हैं वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब रेवेन्यू हैं सियालकोट के, उनसे बड़े करोड़ों के मामलात निकल रहे हैं।
और लैंड क्रूजर्स बरामद हो रही है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो अभी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं इस्लामाबाद में, 99 हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं वो सीडीए ने इलीगल डिक्लेयर किए हैं। इतना बड़ा इश्तेहार दे दिया है, इतना बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दिस ऑल इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद। आप ये देखें, इस्लामाबाद में ये गुलबर्ग ग्रीन एक सोसाइटी है, ये आईबी की सोसाइटी है। पाकिस्तान टाउन एक सोसाइटी आईबी की सोसाइटी है। ठीक है, वो उनका कुछ हिस्सा जो है लेआउट प्लान सीडीए से मंजूर शुदा है, कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान टाउन तो सीडीए में आता ही नहीं है, कुरन टाउन सीडीए में आता ही नहीं है। और लिस्ट जारी कर दी 99, क्योंकि वो आईबी की सोसाइटी है वो, तो लिहाजा उसका नाम नहीं आना चाहिए, रोक दिया मामला। ठीक है, अभी ना ये सोसाइटी जो मैं पाकिस्तान टाउन जिसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये ना रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ रही है ना सीडीए में आ रही है। ये हवा में मुअल्लक एक रिहायशी मंसूबा है, सालों साल से चल रहा है, लोगों ने वहां पे घर बना लिए हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इनको इलीगल डिक्लेयर करने के पीछे क्या मामला है? ऑब्वियसली आप अब सवाल पूछेंगे तो मलिक रियाज का नाम आएगा। अब मलिक रियाज एक बिजनेस टाइकून, जिसने रियल एस्टेट में पाकिस्तान में एक ऐसी मिसाल कायम की कि फिर उसके बाद जो आपके डीएचए वाले थे, उनको ख्याल आया कि अगर बैरियर टाउन हो सकता है तो फिर हम इसको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्यों ना बना लें। तो अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में जब से ये 3 साल का जाली निज़ाम आया है, उसका तो बट्टा बैठ गया। जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए थे, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो रो रहे हैं। जो पैसा अपना निकाल कर कहीं बाहर जाना चाहते हैं वो बिक नहीं रहा है, शदीद बंदी ऊपर से। ठीक है, मलिक रियाज की बहुत सारी खराबियां होंगी। आपके नाजरीन को मैं बता दूं कि पाकिस्तान के एक अटॉर्नी जनरल जो थे जियाउल हक के साथ थे, और मौलवी अनवारुल हक उनका नाम है। उन्होंने जियाउल हक ने उस वक्त एक सर्वे करवाया, उनसे रिपोर्ट मुरतब कराई थी। तो ये जो बैरिया टाउन जो उन्होंने मलिक रियाज ने बनाया था, ये कोई लाल दीन नाम के थे, उनके नाम पे थी। तो ये कब्जा कर लिया गया था, और फिर ये कुछ जो पानी का कुदरती पैसेज था, नाला लई जिसको कहते हैं आप, या ये इधर इधर ये एक सोसाइटी बन गई। बट उधर स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब है कि एक बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी बनी। उससे जनाब लालच अब पैदा हुआ, ये तो बहुत जबरदस्त है। लोगों, गरीब लोगों की जमीनें हथियाओ, वहां पे एलिट के लिए बड़े बड़े घर बनाओ, आप लाखों में हजारों में जमीन उठाओ, और उसके बाद करोड़ों में उसके वो करें, क्योंकि जब आप 10 खर्च करेंगे तो 50 में आप बेचेंगे। वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि एक आम आदमी जो मिडिल क्लास बंदा था या वो था, उसकी पहुंच से एक घर हासिल करना या बनाना वो निकल गया। रेट्स ऊपर चले गए। घरों की जो बने बनाए घरों की कीमतें थी आसमान को छूने लगी। और जो खाली प्लॉट थे, उस एलीट की वजह से एक आम आदमी भी अपने प्लॉट की कीमत उस जगह पे मांगना शुरू हो गया। और और ये फिर जब मुल्क में फैला, चाहे वो बैरिया टाउन की शक्ल में फैला, चाहे वो डीएचएस की शक्ल में फैला, उसने पूरे मुल्क को एक लालच, उसने पैसा, फाइलें बेचनी शुरू की, गरीब लुट गया, अरबों रुपए के फ्रॉड होने शुरू हो गए। एक से फाइल 10-10 जगह पे बिकी, लोग मुकदमेबाजी में फंस गए। एनी बहुत सारी बददुआएं थी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि जब मलिक रियाज जैसे बिजनेस टाइकून की प्रॉपर्टी को आप इस तरह नीलाम करेंगे, और वो भी पॉलिटिकल पर्पस, जिसमें आप उनसे कह रहे थे कि वो आकर गवाही दें। अब मलिक रियाज ये डिस्क्लोज करें कि वो जिस गवाही की बात कर रहे हैं, उसका ताल्लुक क्या अलकादी ट्रस्ट से है, उसका ताल्लुक क्या इमरान खान से है, वो किस गवाही की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर किसने क्या प्रेशर डाला। कल उनकी औने पौने प्रॉपर्टी तो बिक गई, और खरीदने वाले भी जो हैं वो प्रॉक्सी में हैं। पीछे वो दावा किया जा रहा है कि फौज है, और सामने जो है ना वो कोई सिविलियन फेस है। तो इसको आप कहते हैं वो बेनामी टाइप, जिस तरह आप कहते हैं ना
ये एक itself एक अनदर जो है ना, वो आपको पता है बेनामी एक, ये भी एक जो है ना बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान में। एनी हाउ, तो ये मैं नहीं समझता कि आप एक प्रॉपर्टी टाइकून को या एक शख्स को जो है ना निशाना बना के और आप कहें कि मौजूदा जो निज़ाम है, भाई दे आर हैंड इन ग्लोव्स। मुझे पहले बताएं, क्या ये करप्शन, इसको पॉलिटिकल करप्शन नहीं कहेंगे आप, जो 8 फरवरी को डाका पड़ा है? तो ये तो गद्दारी के जुमरे में आता है। नेशनल मैंडेट के ऊपर डाका डालना आइन के तहत गद्दारी है। और लेकिन यहाँ पे कोई सवाल जो करता है उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसको रात चलते मोटरसाइकिल पे इस तरह घसीट के उसके साथ जबर का उसको निशाना बनाया जाता है। वो पता नहीं भाई आप कर क्या रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। वैशी दरिंदो जंगल का कानून, ठीक है ना? और यार तुम इतने बड़े शेर के बच्चे हो तो तुम आओ निहत्ते होकर अवाम के सामने, अवाम के पैसे से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, उसके टैक्स मनी से आपको तनख्वाह मिलती है, आप उसके टैक्स मनी से आपको पेंशन, यूनिफॉर्म, हर चीज मिलती है, असला मिलता है। वही असला उठा के आप अपनी आवाम के ऊपर तान के खड़े हो गए हैं। वो शर्म से कोई, तो कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, ठीक है ना? आप आज तो कुछ शर्मो हया कर लें और आज तो कुछ सुधर जाए। बट एनी हाउ, ये जो सवाल आपका था ना सियालकोट से लेकर, और देखें आपके सामने नहीं है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फोन किया तो मैं हार रहा हूँ कि मुझे जितवाएं, और याना डार जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ी जीत गई, किस तरह उनको घसीटा गया अभी रिसेंट प्रोटेस्ट में, ठीक है? और ये पंजाब के अंदर सब कुछ हुआ है। हीना परवेज भट्ट जो बनाई हुई है इंचार्ज, खवातीन के साथ ज्यादती की, एक 70-80 साल खातून को पुलिस मर्द उसको किस तरह बाजों से पकड़ के घसीट रहे हैं जैसे कोई वो दहशत गर्द हो। और भाई वो अब इलेक्शन लड़ी हुई है, अवामी नुमाइंदा है, अवाम के लोगों को, अवाम के पसंद करदा मुंतखब लोगों को अगर आप दहशत गर्दों की तरह ट्रीट करेंगे, इसका मतलब है आप पूरी आवाम को दहशत गर्द समझ रहे हैं। तो फिर तो आवाम आपको डाकू जो कहेगी, और आपको कहेगी कि आप बदमाश हैं बहुत बड़े। देखें लोग तो आज इस वक्त बदुआएं दे रहे हैं। जी। मैं आपको बताऊं, चाहे नौजवान है, एक बूढ़े बाप को ये फिक्र है कि उसका बेटा जिस जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया है या हो रहा है, उसको कल वो नौकरी कहाँ पे करेगा? आप देखें पाकिस्तान में जो बच्चियों के शादी का जो रेशियो है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि गुर्बत, वो लोग बेरोजगार हैं। बहुत खौफनाक हालात हैं, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हालात बड़े खौफनाक हैं, हर तरह से आवाम पिसी हुई है। फखरुर रहमान साहब, और ये ये इनके दावे जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी से मैच तो नहीं कर रहे, मगर कहा जा रहा है ये सारा जो खेल है ये 27वीं आईनी तरमीम के लिए रचाया जा रहा है। क्या 27वीं आईनी तरमीम होगी? नहीं, देखें मैं आपके प्रोग्राम में, शायद आपके प्रोग्राम में ये पता नहीं पहले भी कह चुका हूँ कि जो मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट थी हो गई, अब वो 3 साल मुकम्मल करने वाले हैं। अब वो मजीद आगे कंटिन्यू करने की ख्वाहिश रखते हैं, नहीं रखते हैं? सदर बनने की ख्वाहिश के ऊपर तो पाक फौज के तर्जुमान का बयान आ गया, सख्ती से तरदीद भी कर दी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब जनरल मुशर्रफ ने सदर बनने का फैसला किया था ना, उस वक्त मैंने फ्रंटियर पोस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो उसमें मैंने खबर दी थी, मेरी एक्सक्लूसिव खबर थी ये नून लीग के, उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इंडिया जाना था और इंडिया ने कहा कि जी नहीं, हम तो मिलिट्री लीडर को वेलकम नहीं कर सकते, तो आप सिविलियन उस पोजीशन में आए। तो फिर वो आनंद फानंद उनको ऐवान सदर से तारड़ साहब को घर भेज दिया गया, और जनाब जनरल मुशर्रफ सदर बन गए थे। अभी भी जब तक के फील्ड मार्शल खुद इस बात को डिनाई ना करें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हायरार्की है ना। पहली बात तो ये है कि किसी भी फौज का तर्जुमान जंगी हालात में बयान देता है, जंगी सूरत हाल के बारे में देता है।
बॉर्डर्स की सूरत हाल के बारे में देता है, दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाया उसके बारे में देता है। जब पॉलिटिकल इश्यूज के बारे बात आती तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसका एक तर्जुमान होना चाहिए, वो तो नादारत, वो है ही नहीं इस मुल्क में। ये फील्ड मार्शल खुद इस बात की तरदीद कर दें कि ऐसा कोई मकसद नहीं है। अच्छा, अब देखें, सबसे बड़ा खतरा मौजूदा निज़ाम को इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अवाम के एहतसाब से है, इसलिए इनको तो उन्होंने दबा के रखा हुआ है। बाकी जो है वो अब ये समझ रहे हैं कि अगर फील्ड मार्शल साहब मजीद पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं तो वो हमारे हमारे डोमेन में दाखिल होंगे वजीर आजम बनने की। दूसरी तरफ मरियम नवाज की ख्वाहिश है वजीर आजम बनने की। मौजूदा जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो वजीर आला भी रह चुके हैं और वजीर आजम भी बन गए हैं 2 दफा, तो उनकी तो ख्वाहिशात और दुआएं पूरी हो गई हैं। अब वजारत उज़्मा में 2 कैंडिडेट हैं। अब इस 2 कैंडिडेट में एक शी का मुकाबला है, ही शी से है, और ही शी का मुकाबला शी से है। ठीक है ना? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं भाई, ऐसी कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए बात। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त कौन कामयाब होगा। तो आपको ये तो पता है अच्छी तरह से कि फैसल वाडा कहते हैं कि पता नहीं 20 या 25 मुलाकातें वज़ीर आला पंजाब की फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ हो चुकी हैं। इतनी उनकी मुलाकातें जो हैं वो अपने वालिद साहब से नहीं होती। ठीक है ना? अब ये बात तो बड़ी मैनी खेज है कि आफ्टर ऑल ऐसे कौन से मसले मिसाइल हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा के साथ जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। बट एनी हाउ, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 2000 नवंबर 28 नवंबर इसके बाद जो कंटिन्यूटी का मामला है, ये इट्सेल्फ एक बड़ा, मेरे ख्याल में पेचीदा मामला है। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के एक ग्रामीण सेक्रेटरी जो थे, मैंने उनसे एक दफा पूछा का क्या होता है, आर्मी चीफ बनने का क्या होता है। उन्होंने कहा कि जो बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो रूल्स हैं उसके अंदर एक बंदा अगर लेफ्टिनेंट जनरल है और उसको कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए मजीद कंटिन्यू करना है तो वो उसी रैंक में कंटिन्यू रह सकता है, उसकी प्रमोशन नहीं हो सकती। बट मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में तो ये बात आ गई कि वो 2 दिन की एक्सटेंशन दी और फिर प्रमोट होके 4 स्टार हो गए, फिर प्रमोट होके फील्ड मार्शल हो गए 5 स्टार हैं। तो अब तो बात कहने की ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब या नून लीग की ये आप रखें कि हमेशा उनकी लड़ाई आर्मी चीफ के साथ ही रही है। ठीक है ना? वो जितने जब भी उन्होंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया उनको हमेशा प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, अपने लगाए हुए बंदे ना आगे किस तरह चलेंगे। मेरा ये ख्याल है कहने का कि ये करप्शन मरप्शन कुछ नहीं है। अगर करप्शन जिसके बारे में पूरा मुल्क गवाही दे रहा है, जिसके बारे में आप पिछले 2 साल से 3 साल से आप कुछ साबित नहीं कर सके, आपने उसकी एहलिया पे करप्शन के इल्जाम लगाया ना। ये थी ना बातें कि जी जब जनरल आसिम जो थे वो DGISI थे तो वो करप्शन की फाइलें लेके गए और इमरान खान गुस्से हो गए और उन्होंने उनको DGISI के ओहदे से अलग कर दिया। जिसकी जब उनको अलग किया तो वो बुशरा बीबी की तरफ पास जा रहे थे बकौल बुखारी साहब के, बुखारी साहब से रब्ता किया और कहा कि जी बुशरा बीबी से कह के भी ये मेरी जो ट्रांसफर रोक दी जाए। बट एनी हाउ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप करप्शन के मामले में इतने सीधे हैं तो ये जो इतनी इन करप्ट लोगों को इक़्तिदार में ला के इदारा इतना बदनाम हो गया, इतना बदनाम हो गया, ठीक है, कि ये कर्नल जनरल के नारे जो हैं वो जगह जगह पे लगने शुरू हो गए। ठीक है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरियम नवाज ने फैसलाबाद में सबसे पहले नारा दिया था। ठीक है, इसका तो वो कभी ऑनरशिप नहीं लेती कि ये भी हमारे क्रेडिट में आता है। वो मोटरवे तो हमेशा उनको याद रहती है कि हाँ, उनके वालिद साहब ने बनाई थी। बट एनी हाउ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि
बुरे कामों का अंजाम बुरा होता है। आप अच्छा करेंगे, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, डू गुड टू हैव गुड। आपने इस मुल्क के साथ बुरा किया। आप जितना मर्जी वो आप कर लें, आपने आवाम को पीस के रख दिया। आप एक बिल्डिंग के अंदर चंद लोगों को इकट्ठा करके समझते हैं कि वो देख रहे हैं, एक बस नहीं चलाकर और अंदर से बैठ के इस तरह करके हाथ हिलाते हैं कि जैसे पता नहीं है आवाम के जब में फिर चलती बस के पीछे भाग रहा है या उसके साथ रेस लगा रहा है। मतलब ये एक एहसास कमतरी जो है, ठीक है, ये जहन की जिसको वो कहते हैं बीमारी, ठीक है ना, जो कहते हैं जहनी बीमार हो गए। ये बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं ना कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, अब वो एक सियासतदान है, कोई आपसे पूछे, कोई सर्वे करवा के देख ले, सब यही कहेंगे कि जी 70% 80% उस बंदे की पॉपुलैरिटी आ रही है। तो ये उससे ये मर गए हैं, क्योंकि जिन टीवी स्क्रीन के ऊपर इनकी खबरें चलती हैं वो तो आम ने बंद कर दी है। दे डोंट वॉच इट, दे डोंट वॉच इट एनी। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकले, प्रोटेस्ट हुआ, रिकॉर्ड करवाया उन्होंने। गालबन 14-15 तारीख को फिर वो निकलेंगे, क्योंकि अब तो ये तहरीक चलेगी। फर्क क्या पड़ेगा इस प्रोटेस्ट का? या फिर बाहर से कोई प्रेशर आएगा, या इमरान खान के बेटों का जो प्रेशर आया, इंटरव्यूज आए, बात करवाएगी फोन पर, इमरान खान की रखाई रेलिवेंट बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, इमरान खान ने 5 अगस्त की कॉल दी, हुकूमत फिर घबरा गई। जगह जगह कंटेनर रख लिए, लोगों के ट्रक पकड़ लिए, बहुत कुछ किया, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो आप फिर ऐसा करें कि आप एक जलसा आप कर लें, एक जलसा पीटीआई कर लें, और उसके बाद आप ये फैसला कर दें, अवाम फैसला कर दे कि अगर आप जमहूरी हैं, आप में जलसा करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आपको अवाम ने मुस्तरद किया हुआ है। अब 14 अगस्त की बात है, हो सकता है 14 अगस्त के बाद इमरान खान 6 सितंबर को की कॉल दे दी। जो अब देखिए, 14 अगस्त, आपने देखा है कि ये जो अगस्त का महीना शुरू हुआ है, वो अपने वालिद साहब नवाज शरीफ को बानिए पाकिस्तान बना रही है, जैसे उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। वो उधर से बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी जो है ना वालदा और जुल्फकार अली भुट्टो, तो यार ये इन्होंने नई नस्ल को अपने खानदानी बड़ों के बीच में उलझा के रख दिया है। और जिन्होंने कलम के जोर के ऊपर, अपनी वकालत के जोर के ऊपर पाकिस्तान बनाया, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ये उनके ऊपर कोई आप करते। आप जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं, और जनाब, क्योंकि इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल हैं, तो हर बंदे ने, यानी ये एक साइकी है पाकिस्तानी पाकिस्तानी अवाम की। अगर किसी ने साइकी को समझना है कि ये जो साइकी क्या है, कि ये खुशामदी है, ये ताकतवर को अपनी तस्वीर के साथ लगाकर साबित करना चाहते हैं कि यार हम कमजोर हैं, और ये ताकतवर देखें, ये खुश होगा कि ये बैनर मैंने लगाया, वो लिखा होता नहीं मन जाने, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान जो है ना, जिस चीज की वो बात कर रहे हैं आजादी की, वो माशी आजादी, वो सियासी आजादी, वो मीडिया, वो बोलने की आजादी, वो कारोबार करने की आजादी, मेरा मुल्क, मैं, मेरे मादनियात, मेरा हक है पहले, ठीक है। ये बाहर से जो बैठ कर फैसले होते हैं, जिस तरह बंद कमरे में जाकर आप किसी के साथ फैसले करके आ जाते हैं, किसके लिए करके आए हैं? आज मुझे बताएं, पूरी कौम इस बात पे मुत्तफिक है कि जनाब अगले 10 साल के लिए, ओ हो, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है ना। आप मुझे बताएं कि तू झुका गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन तेरा, ठीक है। जब आप जाके कहते हैं कि अमेरिका तू बादशाह है और तुम, मैं जनाब अपने मुल्क की आवाम को गुलामी और उसमें जकड़ के रखूंगा, बस तू मेरे पीछे हाथ रख, तो आप तो गिर गए। आप अपनी आवाम के सामने सर झुकाएं, यही आपको सर पे बिठा लेगी। लेकिन नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है आपने। अगर आवाम जो है उसके अंदर शऊर आ गया, गरीब में शऊर आ गया, तो ये जो
वडेरा कल्चर है, ये जो चौधरी कल्चर है, ये जो थानेदारी है, ये कहाँ रहेगा? ठीक है ना। आपने एक चीज, अल्लामा इकबाल की एक किताब है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, आप उसको पढ़ें। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट में अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि मगरिब ने इस्लाम की जो वैल्यूज थी, सिविलाइज वैल्यूज थी, उस चार्टर को अपनाया, और जिसको वो ह्यूमन राइट चार्टर कहते हैं। उन्होंने, उनको नहीं पता था, उन्होंने देखा कि ये गरीब के हकूक क्या हैं, जो खुद खाओ वो उसको खिलाओ, जो खुद पहनो वो उसको पहनाओ, रवादारी बराबरी, ठीक है ना। और जब आप एक ताकतवर बन जाएं तो आप आजिज बन जाएं, आप गरीब का, कमजोर का हाथ पकड़े। और यहाँ तो बेचारे रेड़ी बांध कर रेड़ी तोड़ रहे हैं, और रिक्शे वाले का रिक्शा तोड़ रहे हैं, वो जो मंडी में बैठ के सब्जियां बेच रहा है उसके ऊपर जनाब बुलडोजर चला रहे हैं। और रोजाना एक तो वैसी बेरोजगारी, और गरीब को कुचलते जा रहे हैं। कभी वो कुदरती आफात में सैलाबी पानी में बह रहा है, तो कभी वो जलजले आ रहे हैं, तो कभी वो इस जालिमाना निजाम का चक्की में पिस रहा है, निकलता है, उसको देख लें। और ये मौजूदा जाली निजाम की पॉलिसियां देख लें, आपको इसी तरह ही लगेगा जैसे कि एक गरीब शख्स गन्ने की मशीन में उसका पिस रहा है, और उसका निचोड़े जा रहे हैं। बिजली के ऊपर टैक्स, पेट्रोल में इजाफी लेवीज, गैस में हिडन टैक्स, बिजली की कंपनियां आप पे डाका डाल रही हैं, वो उनकी करप्शन अलग है। ओवर बिलिंग करके वो अलग लूट रही हैं आपको। यार किधर, अल्लाह ताला को आपके ना झूठे हज की जरूरत है, ना झूठे उम्रों की जरूरत है, ना ही आपके झूठे सजदों की जरूरत है। उसने पहले ही आपको कहा है कि हकूक अल्लाह बाद में, हकूक अल्लाह बाद पहले। बंदा माफ करेगा तो मैं माफ करूंगा। लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं। आज मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं फिर ये मजम्मत करूंगा कि सोचे उन फाकाज़दा फलस्तीनियों का, यार वो इंसान नहीं है, कितने बेशरम है। इस्लामी ममालिक के लीडर इमदाद भेज रहे हैं, और भाई वो वहां पे इसराइल जो दहशतगर्द मुल्क है, वो हर शख्स को मार रहा है जो कुछ थोड़ा सा खा के जिंदा रहता है। वो कहता है खा ले थोड़ा सा, फिर मैं तुझे मारूंगा। अभी वो कहता है हमने मिलिट्री कब्जा करना है। और एक भी, मतलब है यमन के अलावा और दीगर वो जो हमास है या लेबनान के अलावा, आप मुझे बताएं, यार हम पे, हमें शर्म आनी चाहिए। हम अपने आप को उम्मत कहते हैं किसकी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, और हालत देखिए हमारी, कि हम बयान भी दोगले दे रहे हैं और सिर्फ लिप एग्जैक्टली, सर्विस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यानी अल्लाह ताला फलस्तीनियों का हामी और नासिर हो।